स्वागत है आप सभी का बजिंग न्यूज पर। एक नजर डाल लेते हैं बाजार के ताजा हाल पर। देख लेते हैं इस वक्त निफ्टी 50 के करंट लेवल्स पर कितना है। 8212 के दायरे पर कर रहा है निफ्टी कामकाज, फ्लैटिश टू नेगेटिव टोन में, और पूरा दिन 8200 के आसपास ही निफ्टी टिका रहा। क्रेडिट पॉलिसी से पहले काफी कॉशियस ट्रेड आज मार्केट्स पर देखने को मिल रहा है। शुगर शेयरों की मिठास बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये कॉन्स्टेंटली परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज के टॉप गेनर्स को भी अगर देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI काफी टॉप गेनर्स हैं, और साथ ही हिंडाल्को, गेल और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे शेयरों पर भी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन अब संदीप से जान लेते हैं ऐसे कौन से सेक्टर्स और शेयर्स हैं जहां पर बजिंग एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। बताइए संदीप। शुक्रिया साक्षी। सबसे पहले रेडिंगटन का नाम आपके सामने रखना चाहूँगा। ब्लॉक डील्स के बाद आप देखिए इस काउंटर में काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है। इनफैक्ट 2.11 करोड़ शेयरों के 3 बड़े सौदे इस काउंटर में हुए हैं। 107 रुपये प्रति शेयर पर ये सौदे हुए। उसके बाद से देखिए लगातार इस काउंटर पर दबाव देखने को मिला है। करीब 5.25% इक्विटी का सौदा हुआ, जिसके बाद से आप देखिए वॉल्यूम बेस्ड जो सेलिंग इंटरेस्ट इस काउंटर में देखने को मिल रहा है। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड देखिए जुबिलेंट लाइफ साइंसेज इस काउंटर में आज काफ़ी अच्छे गेंस देखने को मिले हैं। दरअसल कैप्रा नाम की एक इंजेक्शन है, उसके जेनरिक के लिए US FDA से इस कंपनी को मंजूरी मिली है। इन खबरों के चलते आज देखिए दिन भर से ही इस स्टॉक में वॉल्यूम बेस्ड बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक रियल एस्टेट प्ले है HDL। यहाँ पे खबरें निकल के सामने आई कि मुंबई के विरार इलाके में बहुत जल्द ये कंपनी लैंड डील्स का अनाउंसमेंट कर सकती है। इन खबरों के चलते इस काउंटर में आज बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। एक और फार्मा काउंटर है बायोकॉन। यहाँ पे कुछ अच्छी खबरें निकल के सामने आई कि ब्रेस्ट कैंसर की एक दवा है जिसके ट्रायल के नतीजे पॉजिटिव निकल के सामने आए, और नतीजों से कंपनी और इनके जो पार्टनर है माइलन, उनको बड़े मार्केट्स में लॉन्च करने में मदद मिलेगी। इन खबरों का पॉजिटिव साइड पर रिफ्लेक्शन इस काउंटर पर देखने को मिला है। 27 रुपये के आसपास के गेंस फिलहाल भी इस काउंटर में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा होटल लीला, इस कंपनी को लेकर खबरें निकल के सामने आएगी। कतार के अल फसल ग्रुप के साथ इस कंपनी ने करार किया है आगरा में 5 स्टार होटल लगाने के लिए, जिसका नाम आईना होगा, उसके लिए करार किया गया, जो कि ताजमहल से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा। इन खबरों के चलते आप देखिए होटल लीला के स्टॉक में भी आज बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। इसके अलावा कुछ सेक्टर्स की बात करें, चीनी शेयरों में आज देखिए मिठास फिर से बढ़ी है। इनफैक्ट चौथे से 5वें दिन लगातार इन काउंटर्स में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। धरानी शुगर देखिए, थिरूर अरुण देखिए, मवाना शुगर, उत्तम शुगर, राष्ट्रीय शुगर, इनफैक्ट कोई भी शुगर काउंटर आप उठा के देखिए 5 से 10% तक के जो गेंस हैं उन काउंटर्स में आज देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा कुछ मिड कैप साइड के आइडियाज जहाँ पे काफी ज्यादा इक्विटी आज देखने को मिले, उसमें अल्कली मेटल्स 20% के ऊपरी सर्किट इस काउंटर ने छुआ आज। सुदर्शन केमिकल, मैकडॉल होल्डिंग्स, एल्फेजियो, ताइश इंडस्ट्रीज, तिरुमलाई केमिकल, PTC, कर्नाटका बैंक, काफी लंबी लिस्ट है जहां पे अगर आप देखिए मिड कैप साइड में आज वॉल्यूम बेस्ड बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इस पूरे ही अपडेट के लिए। और अब ये भी देख लेते हैं कि डेरिवेटिव मार्केट से किस तरीके के एक्शन देखने को मिल रहे हैं। वीरेंद्र भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, काफ़ी दायरे में आज बाजार में कामकाज होते हुए हमने देखा। निफ्टी भी 8200 के लेवल के आसपास ही होल्ड करता हुआ नजर आया। क्या कुछ इंडिकेशंस आपको वायदा बाजार से देखने को मिल रहा है? देखिए साक्षी, हम एक इवेंट को चेस कर रहे हैं, आपको नहीं बोलना चाहिए। कल पॉलिसी है और उससे पहले आई थिंक बाजार अपने आप को एक रेंज में रखना चाहता है। हालांकि रेंज में है, बट बायर्स किसी भी सर्कमस्टेंसेज में नेगेटिव नहीं बन रहा। आप देखिए निफ्टी फ्यूचर्स में और स्पेशली डे लो के आसपास निफ्टी फ्यूचर्स में काफ़ी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई हैं। स्पेशली अगर मैं स्पॉट की बात करूँ तो 8210, 8215, 8220 की ट्रेजेक्टरी में आके लॉन्ग्स काफ़ी क्रिएट होते हैं। तो करीब करीब 6.25 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट जुड़े, लेकिन हम डिसाइसिवली 8200 को होल्ड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने शुक्रवार को भी FIs के स्टैटिस्टिक्स में देखा काफ़ी सिवियर पुट राइटिंग हुई थी। तो 82 का स्क्रीन पे विजिबल होना ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। अगर आप पुट राइटिंग को देखें, आज अगर आप 8200 की पुट को देखिए, वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। 7 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में जुड़े हैं। सेम इज द केस विद 8100, 8100 की पुट में करीब 2.25 लाख, यानी एट द मनी पुट्स में काफ़ी राइटिंग है। यानी बाजार यहाँ से ज़्यादा नीचे क्रैक होता हुआ या फिर फिसलता हुआ नहीं दिख रहा फॉर द टाइमिंग। हाँ, एक चीज़ है, अगर आप देखें 8300 की कॉल में बाइंग थोड़ी ठीक ठाक है, और जो 8400, 8500 ये स्ट्राइक्स हैं, यहाँ पर थोड़ी बहुत राइटिंग विजिबल है। तो बायस पॉजिटिव रखिएगा, अभी बहुत नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक इवेंट जो कल है जिससे संबंधित है वो है बैंक, याद रखिएगा। और बैंक निफ्टी सारी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन इसको लेके अगर आप देखें साक्षी काफ़ी जगी हुई हैं। अगर आप निफ्टी बैंक को देखें, आज 1% ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, माफ कीजिए 6%, और करीब 1 लाख से जुड़े हैं यहाँ पर। और आप इसके फ्यूचर्स की एक्टिविटी देखिए, 18,000 की जून की कॉल देखिए, 30 जून की, 18,000 की 9 जून की कॉल देखिए, सब काफ़ी एक्टिव हैं। तो निफ्टी बैंक अभी अपने आप को अगर आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिक्स के बीच में 17,700 की ट्रेजेक्टरी में प्लेस किया हुआ है। आई थिंक यहाँ पे काफ़ी एडवांटेज मिल सकता है अगर हम लॉन्ग रहे तो। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करता हूँ, यहाँ पे बायोकॉन डेफिनेटली, जैसे कि संदीप ने कहा, आज एक बड़ी फंडामेंटल स्टोरी उभरी और स्टॉक ऑल टाइम हाई पे विद स्ट्रॉन्ग OI एडिशन, लगभग 4.5 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट जुड़े। तो साक्षी बायोकॉन पे डेफिनेटली नजर रखनी चाहिए। अभी तक ये बेयर ग्रेफ के कोई सिग्नल नहीं दे रहा है इस वक्त। उसके बाद CESC, आज अगर आप देखें तो इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी खासी बाइंग है, करीब 7% ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ, स्ट्रॉन्ग बाइंग, हाई लेवल्स पर सस्टेन करता हुआ डे हाई के आसपास।
गोदरेज इंडस्ट्रीज से स्टॉक पे नजर रखे चलिएगा, करीब करीब 9% बिल्डअप हुआ यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट 1 लाख से जुड़े ओपन इंटरेस्ट में, और एक BEL और कर्नाटका बैंक, इन कुछ स्टॉक्स को रखिएगा नजर पे जो कि आज डेरिवेटिव्स में काफी डिमांड में है। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत इस पूरी डेरिवेटिव एक्शन को सम अप करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और एक इंपॉर्टेंट खबर के ऊपर नजर डाल लेते हैं। Zlearn ने ट्री हाउस के साथ मर्जर रोक दिया है। विलय रोकने की काफी वजह है और कंपनी का इस मामले में क्या कहना है, ये समझने के लिए हमारे साथ अब अंचल ककरू भी मौजूद हैं। अंचल, ये बताइए कि मर्जर रोकने के लेकर कंपनी की तरफ से क्या सफाई आई है? बिल्कुल, जब देखिए साक्षी, काफ़ी समय से बात चल रही थी, Zlearn और ट्री हाउस एजुकेशन का विलय हो रहा था लेकिन इसे अब रोक दिया है। Zlearn के बोर्ड ने इस मर्जर को रोकने का फैसला लिया है और कारण है ट्री हाउस के खराब Q4 नंबर्स। देखिए, जो विलय किया गया था, अनाउंस किया गया था, एक Q3 के टाइम पे किया था, दिसंबर 2015 में किया गया था। उस समय ट्री हाउस के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे, लेकिन अब जो लेटेस्ट Q4 नंबर्स आए वो बेहद निराशाजनक थे और उन्हीं को देखते हुए इस विलय को रोका गया, क्योंकि नंबर्स की वजह से जो मर्जर रेशियो है वो डेंट होता हुआ दिखेगा और इस समय अगर विलय किया जाता है तो उससे शेयरधारकों को नुकसान होगा। और क्योंकि Zlearn का लगातार फोकस है शेयरधारकों का हित अब बचाए रखने के लिए, तो इसलिए इस विलय को रोका गया है। कुछ फाइनेंशियल्स पे आप नजर डालिए। देखिए, ट्री हाउस का जो रेवेन्यू है वो घटा है, वो 55.8 करोड़ से घटकर अब महज 27 करोड़ रह गया। और वहीं अगर आप एबिटा देखें तो कंपनी अब एबिटा मुनाफे से एबिटा घाटे में आई है और करीब 33.2 करोड़ का एबिटा घाटा हुआ है। और सेम चीज बॉटम लाइन के साथ है, कंपनी मुनाफे से घाटे में आई है। Q4 में कंपनी को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस बार 50 करोड़ का घाटा हुआ है। तो यानी Q-on-Q खराब नतीजे पोस्ट की कंपनी ने, पूरा मर्जर रेशियो जिसकी वजह से बिगड़ेगा और इसीलिए कहीं ना कहीं इस विलय को रोका गया है। वापस से एडवाइजर्स के पास Zlearn ने इस विलय को भेजा है, वापस से मर्जर रेशियोज पे कामकाज होगा और फिर से शेयरधारकों से मंजूरी मांगी जाएगी और मंजूरी मिलने के बाद ही फिर से इसे आगे प्रोसीड किया जाएगा। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया अंचल इस पूरे ही अपडेट के लिए। आपको ये भी डिस्क्लेमर दे दें कि Zlearn हमारे एसएल समूह की ही कंपनी है जिसके माध्यम से आप ये चैनल देख रहे हैं। फिलहाल फ्लैटिश जोन पर 27.95 के लेवल्स पर Zlearn कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते से पहले दो शेयर्स देख लेते हैं जहां पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस वक्त देखने को मिल रहा है। कर्नाटका बैंक के शेयर को इस वक्त आप देखिए 7% तक का उछाल कर्नाटका बैंक के शेयर पर देखने को मिल रहा है। इंट्राडे अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग मूव लास्ट के कुछ सेकंड्स में देखने को मिला है। साथ ही अगर आप ये देखिए आपकी स्क्रीन पर 7.68% तक का उछाल और एक वन टाइम अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 135 के लेवल्स पर कर्नाटका बैंक कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। आज काफी सारे बैंक्स हैं जहाँ की एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। और गोकुलदास एक्सपोर्ट्स की तरफ भी अगर आप नजर डालेंगे यहाँ पर भी 6.5 से 7% तक का उछाल देखने को मिल रहा है। ये गोकुल रिफॉइल्स है, या इसको ना देखिए आप, गोकुलदास एक्सपोर्ट यहाँ पर देखिए जहाँ पर अभी इस वक्त 6.5% तक का उछाल देखने को मिल रहा है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स दिखाइए एक बार, ये देखिए 7% तक का इमीडिएटली आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग अपटेक का कुछ ही चंद मिनटों पहले यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 118 के लेवल्स के आसपास यहाँ पर कामकाज करते हुए ये नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरों की तरफ भी नजर डाल लेते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ आज बैठक की है और बैठक में बैंकों के एनपीएस की मौजूदा हालत पर समीक्षा भी ली गई है। साथ ही कई मंत्रालयों ने बैंकों के साथ अलग अलग योजनाओं पर भी चर्चा की है। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बैंकरप्सी कोड पर जल्द ही अमल हो सकता है और बैंकों की मदद के लिए संसद अगले सत्र में कुछ और कानून भी लेकर आएगी। The bankruptcy and the insolvency code has already been enacted. It will become operational very soon. Another set of amendments to the debt recovery legislation and the securitization legislation are before Parliament. The joint committee is considering them. If the report comes before the next session, we hope to further empower the banks legally. एब्सोल्युटली, और इसी की वजह से आप देख सकते हैं सभी बैंक्स में भी एक पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है। कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, देना बैंक, इन सभी में आज 1 से लेकर 3%। ये एसबीआई है आपकी स्क्रीन पर जहां पर 2.25% तक का उछाल अभी भी देखने को मिल रहा है। पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब टॉप गेनर्स में हैं आज के निफ्टी के। और देखा जाए तो कैनरा बैंक, देना बैंक, इन जैसे शेयरों में भी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और एक और खबर पर नजर डाल लेते हैं। एक्साइज बढ़ने से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मार्जिन पर ज्यादा असर नहीं होगा, ये कहना है पेट्रोल
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नए रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर कामकाज जारी है और साथ ही उन्होंने ये भी एक्सक्लूसिव बातचीत में सभी बातें कही। हमारे संवाददाता अरुणाग शाह से। जो क्रूड ऑयल की बात करें तो $27 से $50 हो गया है वापस, तो अब आप सर कितना कंफर्टेबल है इस स्तर पे, और क्या आपको लगता है गोइंग फॉरवर्ड भी जो ओएमसीज कंपनियां हैं उनके मार्केटिंग मार्जिन में और सुधार की गुंजाइश है, क्योंकि एक्साइज की बढ़ोतरी से जितने उनके मार्जिन बढ़ने चाहिए थे उतने नहीं बढ़ पाए। देखिए, हमें मार्केटिंग मार्जिन बढ़ाने के लिए बहुत हम चिंतित नहीं होते हैं। कंपनियां व्यावसायिक दृष्टि से काम करते हैं, नुकसान नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय कंपनियां हैं, बहुत बड़ा मुनाफाखोरी भी रखनी नहीं चाहिए। दे आर डिलीवरिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन वेरी रिस्पॉन्सिबल मैनर, वो बड़ा जिम्मेवारी के साथ काम कर रहे हैं। हमारी चिंता है ग्राहकों को ऊर्जा व्यवस्थित मिले, सही दामों पे मिले, निरंतर मिले, यह हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए सारा मैकेनिज्म हम उस ढंग से बना रहे हैं। सर, जो 67 स्मॉल ऑयल एंड गैस फील्ड है जिसके लिए आप रोड शो भी कर रहे हैं, जुलाई से उसकी बिडिंग प्रोसेस भी शुरू हो जाएगी, तो सर ये जो इस बार की जो बिडिंग होगी और इसमें जो प्रोडक्शन शेयरिंग की जगह रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे हो गए, तो आप इसको कितना अलग देखते हैं और आपको क्या लगता है इस नए रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल से थोड़ी रिस्क ज्यादा बढ़ जाएगी? देखो, ये तो सारे जो अभी जो हम 67 ऑयल फील्ड को लेके जा रहे हैं, ये तो सारे डिस्कवर्ड फील्ड है, इसकी कोई बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है। बाकी रहा, देखिए, जो हमने पीएससी मॉडल पे प्रोडक्शन शेयरिंग या प्रॉफिट शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट की मॉडल जो हमने चलाया, उसकी भी 25 साल के अनुभव हो गया है। प्री नेल्प और नेल्प दोनों को अगर मिलाए हम तो 25 साल के अनुभव हो गया। उसमें से भी हमको कई सीख मिली। क्या सरकार निवेशकों के बारे में रोजमर्रा की इंटरफेयर करे, उस बहाने पे उनको आगे बढ़ने ना दे? सरकार उसमें रुचि रखेगी या सरकार को कितनी ज्यादा रेवेन्यू मिलेगी और वो स्वतंत्र रहे अपने कामकाज करने के लिए? ये मूल दो विषय रहे। इन दिनों में हमको कई प्रकार की सुझाव, कई प्रकार की विशेषज्ञों की रिपोर्ट मिली है। जिस विषयों पे विवाद कम हो, सरकार के हस्तक्षेप कम हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े, उस प्रकार की मॉडल को हमने अपनाया, जिसको आज विश्व भर के लोगों ने सराहना करना शुरू कर दिया है। सर, अभी बजट के अंदर ऑयल एक्सप्लोरेशन जो अपस्ट्रीम कंपनियां, उनको कुछ राहत मिली थी और कुछ निराशा हुई थी जब एड वैलोरम जो था सेस आपने 20% कर दिया, जो पहले फिक्स्ड होता था। जब क्रूड की प्राइस थी करीबन $30-35 थी, अब वापस 45-50 हो गई है, तो वापस उनको करीबन $9 के करीब ही देना पड़ रहा है। तो आपको लगता है कि अब उस सेस को वापस 20 से 10% किया जाना चाहिए या फिर ये ज्यादा रहेगा, क्योंकि इस वजह से उन पे बर्डन बढ़ेगा? मैं सैद्धांतिक रूप में इस बात पर सहमत हूं। हमने वित्त विभाग से बात भी किया है, इसको 20% से 10% करनी चाहिए। एड वैलोरम हम लोगों के अनुरोध पे वित्त विभाग ने उसको किया था, लेकिन उसको 20% किया था। अभी जो नया प्राइस दिख रहा है उसमें से 10% होने से ठीक होगा, यह हमारी वित्त विभाग को सुझाव है। एब्सोल्युटली। तो आपने सुना धर्मेंद्र प्रधान को, जिनका मानना है कि उन्होंने वित्त मंत्री से सिफारिश की है कि जो एड वैलोरम सेस है उसे 20% से घटाकर 10% किया जाए। एक महत्वपूर्ण स्टेप यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर के ऊपर नजर डालते हैं। FY17 में एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इक्विटी मार्केट में करीब 6,700 करोड़ निवेश कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्टी बोर्ड की बैठक में इसका ऐलान किया जा सकता है। इस खबर पर अब ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अब प्रकाश प्रियदर्शी भी मौजूद हैं। प्रकाश, ये बताइए, निवेश को लेकर ट्रस्टी बोर्ड की बैठक कब है और निवेश को लेकर किस तरह की योजना बनाई गई है? देखिए, खबर ये है कि EPFO ने इस बात की तैयारी कर ली है कि जो ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर है उसमें लास्ट फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा रकम इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा। जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का अगर आप डाटा देखें इन्वेस्टमेंट का, तो तकरीबन 6,700 करोड़ के आसपास था, और जो इस पर रिटर्न था वो 1.68% का था, मतलब 2% से भी कम रिटर्न था। तो जो फंड मैनेजर्स हैं उन्होंने EPFO से कहा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बाद ही अट्रैक्टिव जो रिटर्न है वो हासिल किया जा सकता है। ऐसे में जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जो साइज़ है काफ़ी कम है। तो EPFO लेबर मिनिस्ट्री में भी इस बात की लेबर मिनिस्टर ने, जो हमें सूत्रों के हवाले जानकारी मिल रही है कि लेबर मिनिस्ट्री ने मन बना लिया है। जो CBD के मेंबर्स हैं
उनसे भी लगभग सहमति मिल गई है कि अब जो ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर का डाटा है 6,700 करोड़ का, उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। वो आंकड़ा कितना होगा उसको लेकर अगस्त में CBT की बैठक है और उस बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट पहलू इसका ये भी है कि इस बात को लेकर भी सहमति बन रही है कि जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है अब NIIF में, मतलब नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा इक्विटी के मुकाबले ज़्यादा सेफ भी है और आने वाले टाइम में उसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा क्रिएट होंगी। तो इसको देखते हुए CBT में एक सहमति बन रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि CBT की एक सब कमेटी ने पिछले महीने एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें ये कहा गया है, इस बात की सिफारिश की गई है कि अगले 5 साल तक जो EPFO का फंड है, जो इन्वेस्टमेंट है इक्विटी में, उसमें 2% की बढ़ोतरी की जाए, 2% की बढ़ोतरी अगले 5 साल के लिए। तो ये बड़ी घटनाक्रम है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आने वाले टाइम में EPFO का इन्वेस्टमेंट अगर इक्विटी में बढ़ता है तो जाहिर तौर पे उन सेक्टर्स के लिए फ़ायदेमंद होगा जहाँ पे इन्वेस्टमेंट का साइज बढ़ेगा, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा अभी तक जो जानकारी मिल रही है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को मिल सकता है। ऑलराइट, तो मार्केट में ज़्यादा निवेश हो सकता है EPFO की तरफ से। आगे बढ़ते हैं और एक और खबर के ऊपर नज़र डालते हैं। अब बैंकों के बाद अब टैक्स अधिकारियों का होगा राजस्व ज्ञान संगम। 16 से 17 जून तक दिल्ली में ये राजस्व ज्ञान संगम होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी टैक्स अधिकारियों की ये जो सालाना कॉन्फ्रेंस होगी, इसका उद्घाटन भी करेंगे। आपको बता दें कि सम्मेलन में सभी बड़े टैक्स अधिकारी भाग लेंगे और टैक्स अधिकारियों की ये सालाना कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे। पहली बार CBDT और CBEC के अधिकारियों का ये संयुक्त सम्मेलन होने जा रहा है। चलिए अब आपको बता देते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौरे के बारे में। स्विट्जरलैंड की यात्रा पर पहुंचे हैं अब प्राइम मिनिस्टर मोदी और आज स्विस प्रेसिडेंट जोहान श्नाइडर अमन से मुलाकात उन्होंने की। दोनों नेताओं के बीच काले धन और न्यूक्लियर ग्रुप जैसे मुद्दों पर काफ़ी चर्चा हुई और भारत काले धन के मामले में स्विस सरकार का सहयोग चाहता है, ताकि उन लोगों का पता चल सके जिनका स्विट्जरलैंड में काला धन छुपे होने की आशंका है। वहीं न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का सदस्य बनने के लिए भी भारत स्विट्जरलैंड की मदद चाहता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री 5 दिनों की विदेश यात्रा पे हैं और कतर और साथ ही अफगानिस्तान के बाद अब वो स्विट्जरलैंड पहुंचे हैं। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अब अमेरिका भी जाएंगे।